तो उसमें ये था कि जो वनाई आर्टिस्ट था वो मुझे जब मिला था उस टाइम उसकी रील्स वगैरह वायरल हो रही थी, वो भी अच्छा चल रहा था। तो उसने मुझे बोला था कि साथ में गाना करते हैं। साथ में गाना किया, उसको मैंने मतलब छोटे भाई की तरह सपोर्ट किया। हालांकि वो जब दिल्ली में था, उसकी आईडी वगैरह मैनेज करना सब कुछ हमने संभाला, उसको सपोर्ट किया, उसके गाने भी रिकॉर्ड किए। आप हसल के ऑडिशन में गए थे? बिल्कुल भाई। तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट थे, सिलेक्टेड आर्टिस्ट को वहाँ पे बुलाया गया था। हमारे पास मेल आया था, फिर उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि आपका ऑडिशन है। तो अच्छा, आप भी बैकडोर एंट्री थे? Hey yo, what's up guys? My name is Kanthastra. Welcome to another DHH podcast. अब जैसे मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ कि भाई बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट आएंगे, ऐसे ही एक और बढ़िया फ्रॉम जमुना पार, द वन एंड ओनली चौचो चौधरी। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मज़ा आ रहा है आपके साथ बैठ के। पिछले आधे घंटे से बात चल रही है हमारी। और बताओ क्या चल रहा है अभी, मतलब जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं? बस भाई लगे हुए हैं, म्यूजिक पे काम चल रहा है, हाँ। स्ट्रगल कर रहे हैं, एल्बम पे काम चल रहा है, म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी वही है, अभी नई नई चीज़ों को थोड़ा सा देख रहे हैं कि आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नाम रखा है चोचो चौधरी? हाँ जी भाई। ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या आपका वो था नाम रखने का? भाई इसके पीछे यही था, एक तो स्टार्टिंग से मैं जब स्टार्ट किया था मैंने 2014 के आसपास, हाँ। तो मैं हनी सिंह को सुनता था। अच्छा। तो जैसे यो यो हनी सिंह, तो वहाँ से एक आइडिया आया था कि चोचो चौधरी, जैसे मेरा सरनेम चौधरी है तो मैंने वहाँ से बनाया था। तो एक चीज़ थी कि मेरी फैमिली में मतलब मेरे रिलेटिव थे और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मुझे चौधरी चौधरी करके बोलते थे, और चौधरी भाई क्या हाल है। तो पहले सोचा था कि सिर्फ चौधरी रखूँ नेम। उसके बाद मैंने देखा चौधरी नाम बहुत सारे आर्टिस्टों का था, सर्च में भी नहीं आ रहा था वो। तो फिर मैंने सोचा कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, सब आर्टिस्ट अपना यूनिक नाम रखते हैं। तो मैंने सर्च किया, देखा कि इस नाम से इंडिया क्या बाहर भी कोई नहीं था, चोचो चौधरी। मैंने सर्च किया, अच्छे से देखा, तो उस बेसिस पे। तो वैसे आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नाम अक्षय है भाई। अक्षय चौधरी? अक्षय चौधरी। हाँ, तो वो वैसे रियल नेम तो अक्षय मानव है। अक्षय मानव? अक्षय मानव। मतलब ये कैसे, समझ नहीं आया। इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स का खेल है क्या इसमें? हाँ, ऐसा भी समझ लो कि आधार कार्ड पे तो अक्षय चौधरी ही है, हाँ। बट जो रियल एक्चुअल मेरा नेम है वो अक्षय मानव है। अच्छा। हाँ। तो वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं बागपत बड़ौद साइड से बिलोंग करता हूँ भाई। अच्छा, तो मतलब बागपत साइड के चौधरी हो? चौधरी नहीं कह सकते, मैं एक्चुअली मेरी कास्ट जो है राजपूत है। अच्छा। बट मोस्टली लोग जैसे सरनेम चौधरी है तो मुझे जाट ही सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मेरे फ्रेंड सर्कल भी जाट भी हैं, गुजर भी हैं, पंडित भी हैं, सब हैं। बट मैं बाय कास्ट राजपूत हूँ। और सरनेम जो मेरा ये बना हुआ है, ये फादर की वजह से बना है। जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ पे उन्हें सब बोलते थे चौधरी साहब, चौधरी साहब। तो अच्छा। ऐसे ही फिर डॉक्यूमेंट में सब जगह चौधरी हो गया, तो तब से ही चौधरी चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है? हाँ, फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग में फैमिली को पता ही नहीं था मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट भी है या क्या। तो जब पहला गाना निकाला वो मैंने खुद ही निकाला था, साथ में दोस्त ने मिलके। हाँ। हमने पैसे मिला के रिकॉर्डिंग कराई, स्कूल टाइम था वो। जब गाना निकाला मैंने वो अपलोड किया था रिवर्ब नेशन पे। अच्छा। तो उस टाइम फेसबुक बहुत चल रहा था। हाँ। तो फेसबुक पे वो शेयर किया, भैया ने देखा कि लड़के ने गाना निकाला। उन्होंने फिर पापा को बताया कि ऐसे ऐसे गाना निकाला। पापा ने सुना, फिर उन्होंने कहा ये तो हमने पता नहीं था ये भी चीज़ करता है। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने सुना तो उन्होंने देखा कुछ यूनिक चीज़ है। उन्होंने रोका नहीं, कभी भी बोलते रहे पढ़ाई कर अपना, ये भी कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये आपने कब निकाला पहला गाना? 2014 में? 2014 में। फिर 2014 और आज हम बैठे हैं 2024 में। 24। 10 साल का साल हो फर्क। गए। तो 10 साल में क्या कुछ देखा? भाई 10 साल में बहुत चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव बहुत आए। हाँ। पहले तो म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। हाँ। रिकॉर्डिंग कैसे होती है, स्टूडियोज भी होते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। मेरा एक फ्रेंड था, उसने स्टार्ट किया था, तो उसको देख के मतलब वो मेरे पास आया था अपना गाना रिकॉर्ड करा के।
उसने अपना गाना जब मुझे सुनाया तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसे गाने भी बना सकते हैं हम, और स्टूडियो होते हैं उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। हाँ। तो उसने मुझे उस टाइम यूट्यूब की बीट वगैरह दी थी काफ़ी सारी, कि भाई देखिए म्यूज़िक होता है, मैंने इस पे लिखा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार इसने लिखा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो स्कूल में जाता था, पीछे बैठा हूँ सबसे लास्ट, वहाँ पे मैं रैप लिख रहा हूँ। तो जब पहला गाना जो लिखा था वो विदाउट बीट लिखा था मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो बीट उसने दी उन पे ट्राई किया, गा के देख रहा हूँ कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर एक बीट थी उस पर थोड़ा वो मैच हुआ, फिर उस पर मैंने वो रिकॉर्ड किया था और उसके बाद वो अपलोड किया था। अच्छा, और रैप मतलब जो रैप करना सीखा वो कब सीखा? वो लिखाई के साथ ही, साथ लिखाई में? के साथ ही, वो साथ में ही साथ साथ ही। धीरे धीरे अपने आप आता चला गया वो। अच्छा, क्योंकि आई नो कि आप मतलब आपकी साइफर्स वगैरह में भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है ना? और साइफर एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो लोग हिप हॉप से रिलेटेड नहीं है उनको बता देता हूँ कि हिप हॉप में एक चीज़ है, साइफर्स होते हैं जहाँ पर रैपर्स, बीट बॉक्सर्स वो सब आते हैं और अपना आर्ट प्रेजेंट करते हैं, बेसिकली नॉलेज शेयर करते हैं। तो मे बी जो जैसे आपकी साइफर्स में इतनी सारी प्रेजेंस है, उसने भी तो आपकी आर्ट में हेल्प किया होगा। बहुत हेल्प की है एक्चुअली। साइफर्स में मैंने अभी लास्ट ईयर ही जाना स्टार्ट किया। अच्छा। पहले मुझे भी नहीं पता था कि साइफर वगैरह होते हैं। फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, रील डाल रहे हैं लोग, छोटे छोटे रैप की क्लिप्स देखी, फिर देखे काफ़ी पेज बने हुए हैं। हाँ। फिर मैंने, एक दो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने साइफर अरेंज किया था दिल्ली में। सीपी में आपका साइफर होता है, दिल्ली रैप साइफर गैंग के नाम से। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आ भाई यहाँ पे साइफर वगैरह करते हैं। तो जब मैं पहली बार वहाँ गया, देखा काफ़ी सारे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, छोटे आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट भी आते हैं काफ़ी। तो वहाँ पे जाके एक अपने आप को ये पता चलता है कि हाँ हम अभी किस लेवल पे हैं, और जो बंदे अभी काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सही बात। बाकी काफ़ी सारे साइफर पेज हैं और ऐसी कम्युनिटी है, वो बहुत आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। जैसे कि जमुना पार साइफर हो गया, लक्ष्मी नगर में होता है। FCT पॉप है, फरीदाबाद में हो रहा है। लहर द मूवमेंट है, वो डियर पार्क में होता है। तो वो सभी लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं अभी FCT और लहर में अभी गया नहीं हूँ, हालांकि उनसे मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, उनके पास भी अभी जाऊंगा इन फ्यूचर, वो बुलाते रहते हैं। और बाकी रेगुलर जो अभी जा रहा हूँ मैं, वो CP में जाता हूँ, और जमुना पार साइफर है लक्ष्मी नगर, वहाँ पे जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, जैसे जो साइफर, जो हिप हॉप कल्चर है, ये साइफर्स जिसका एक मेन उसको हम बोलेंगे कि रूट्स है वो उस चीज़ की, है ना, सीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइफर में जाके सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप वहाँ पे, एक तो काफ़ी लोग होते हैं फ्री स्टाइल कर रहे हैं। हाँ। उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट बढ़ती है आपकी लिखने की प्रेजेंस, और आपका एक जो लहजा है, आप देख रहे हो कि रैप कर रहे हो, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप किस तरह से रैप कर रहे हो, सामने वाला कैसे कर रहा है। अगर आपकी कुछ कमियां है वो पता चलेंगी आपको वहाँ पे जाके। तो मैं बेसिकली, मेरा साइफर में जाने का मेन मोटिव यही रहता है। मैं अभी जो कर रहा हूँ वो चल रहा है, लेकिन साइफर में जाके पता चलता है बंदा ये फ्लो भी कर रहा है, आजकल चोपर फ्लो कर रहे हैं बंदे, कोई अलग फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पे सीखने को ही मिलता है। मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मेरे से छोटा आर्टिस्ट है बड़ा है। कई बार ऐसे आर्टिस्ट मिलते हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप भी नहीं किया, एक भी गाना नहीं निकाला, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के बैठे हैं, ऐसी ऐसी गाने लिख के बैठे हैं, तो देख के चलता है पता कि हाँ कुछ बंदे कर रहे हैं। तो उससे मैं सीख रहा हूँ, मतलब अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही। और जितने भी यंग लड़के हैं ना, वो हम हर पॉडकास्ट में ये बात बोल रहे हैं, और फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि साइफर्स में जाया करो। साइफर्स में आप जाओगे, आपकी लिखाई, आपका फ्लो, आपको फ्लो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, और स्पेशली जो रैपिंग में है, बिल्कुल रैपर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। सबसे ज़्यादा प्लस आपको सबसे बड़ी बात कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत साइफर्स में जाने के बाद आप 4 लोग, है ना। बिल्कुल। आपकी जितना आपका अभी तक 10 साल का करियर रहा है, उस करियर के अंदर आपके लिए कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसमें आपको लगा कि हाँ अब मुझे लोगों ने मुझे ज़्यादा एक्नॉलेज, जैसे अब जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली तब उतना लोग जो है एक्नॉलेज नहीं करते होंगे ना, इन द सेंस कि उनको नहीं पता होगा कि भाई कि अच्छा ऐसे करके एक रैपर है या आर्टिस्ट है। तो आपकी इस जर्नी में अभी तक ऐसा कोई एक मोमेंट होगा जिसके अंदर आपको फील होगा कि ये मेरे लिए टर्निंग मोमेंट था? भाई 2017 की बात बताता हूँ, एक मेरा गाना आया था प्ले बॉय। अच्छा। उस टाइम बहुत कम आर्टिस्ट थे जो इस फील्ड में रैप वगैरह कर रहे थे, मतलब कुछ गिने चुने थे, माफिया मुंडीर थी, या फिर
जो जमुना पार में अभी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे रागा हो गया, मुफाड़, हर जैसे। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम मेरा गाना आया था प्ले बॉय। उस गाने पे आज 500,000 के आसपास व्यूज हैं विदाउट प्रमोशन या कुछ। तो वो गाना मेरा काफी उस टाइम पे चला था और बहुत लोगों ने पसंद किया था। तब से मुझे लोग जानना स्टार्ट किया था, लोगों ने, मतलब कनेक्शन बन रहे थे, लोगों के मैसेज भी आते थे उस टाइम कि अच्छा कर रहा है भाई। तो वहाँ पे मुझे लगा था कि हाँ मैंने अब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। कर मैं 2014 से रहा था, लेकिन 17 में आके मुझे लगा था कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे पता किया म्यूजिक कैसे होता है क्या। तो अंदर से इच्छा थी कि इसको और ज़्यादा इसमें घुसूँ, सीखूँ, समझूँ। फिर मैंने फिल्म सिटी, आपने सुना होगा, नोएडा में बिल्कुल जी। आफ्ट, वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मैंने प्रॉपर ग्रेजुएशन किया म्यूजिक में। वेरी नाइस। म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कोर्स किया था। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ पे मतलब जब मैं गया तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसी पता चली जो मतलब हमें कुछ पता ही नहीं था। अभी एक चीज़ होती है कि हम म्यूजिक कर रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता म्यूजिक क्या है। सबसे पहला वहाँ पे हमें चीज़ सिखा गई व्हाट इज साउंड। मुझे यही नहीं पता था साउंड। हमारे टीचर ने सबसे पहला क्वेश्चन किया, जितने भी बच्चे थे बैच में, कि साउंड क्या होती है। सब चुप बैठे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि मतलब उसको डिफाइन कैसे करें। और जबकि वो चीज़ हमें 8th या 9th क्लास में साइंस के सब्जेक्ट में सिखाई जाती है कि साउंड क्या चीज़ होती है। अच्छा, थोड़ा बताओगे? ये तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब मैं खुद ये एक्चुअल चीज है। मतलब हम म्यूजिक कर रहे हैं, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें की शर्म आनी चाहिए हम लोग। कल को हमें यही नहीं पता हम म्यूजिक सुन रहे हैं साउंड क्या होती है। तो एक्चुअली में साउंड क्या होता है? साउंड इज अ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है, वो एक वाइब्रेशन होती है जो एयर के थ्रू मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और वो हमारे कानों तक आती है। वो एज अ साउंड हमें सुनाई देती है। ओके, तो एक वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलोगे, वो होती है साउंड। और साउंड के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए मतलब लोगों को। बहुत सही, बहुत सही। और फिर आपने वहां से मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी, और सीखने के बाद फिर आप स्ट्रीमलाइन उसमें आए? नहीं, उससे पहले मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने ऑलरेडी लगभग कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करना, म्यूजिक कैसे बनता है। बट उस टाइम परफेक्ट नहीं था मैं उस चीज़ में। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, कि मैं तो कर लेता हूँ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी है। लेकिन वहाँ जाके पता चल रहा है मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। नई नई चीज़ें पता चल रही है। म्यूजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले वो मंदिरों में स्टार्ट हुआ, शंख बजता था सबसे पहले, शंख से म्यूजिक स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट आते गए, तो छोटी छोटी चीज़ों से सीखा है। और फिर वो भी तो होता है ना कि पहली बार जब रिकॉर्डिंग करी होगी, खुद को जब माइक पे सुना होगा ना, हमें तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अरे हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। बट लेकिन पहली बार जब रिकॉर्डिंग करी होगी तो उसका अलग एक्सपीरियंस होगा कि उसमें ये हुआ था कि जब मैंने गाना लिखा था तो हमारी एक टीचर थी, म्यूजिक टीचर स्कूल में ही, तो उनके हस्बैंड थे, उनका स्टूडियो था। तो हमें पता चला था कि उनका स्टूडियो है, वो टीचर ने बताया। तो हमने उनसे बोला कि हमें गाना रिकॉर्ड कराना है। तो उस टाइम जब मैं गाना रिकॉर्ड कराने गया तो मुझे कुछ नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी, क्या है। बस मैं म्यूजिक था मेरे पास और लिरिक्स थी मेरी, मैं चला गया। तो उन्होंने बोला कि चलो म्यूजिक दो, मुझे रिकॉर्ड करते हैं। तो माइक रखा हुआ है, हेडफोन थी, हेडफोन लगाई। मुझे ये नहीं पता कि हेडफोन में म्यूजिक सुनेगा उसके बाद रिकॉर्डिंग। तब वहाँ चीज़ें पता चली कि हाँ यहाँ पे साउंड आएगी, फिर मुझे उस बीट पे गाना है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुझे ये था कि लिखा हुआ है पूरा गाना, मुझे ये भी नहीं पता था कि बीच में हम रुक रुक के गा सकते हैं, जैसे आप पता है टेक में गा सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये था कि गाना लिखा हुआ है, म्यूजिक चलेगा, पूरा गाना है, रुकना नहीं है, सांस वांस लेनी है क्या, कुछ नहीं पता। करेक्ट। और मेरा पहला गाना मैंने रिकॉर्ड भी ऐसे ही किया था। अच्छा, एक बार में वो एक टेक में पूरा रिकॉर्ड था और मिक्स मास्टर करके वो डाला था। और स्टूडियो में उन जो अंकल थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था, उन्होंने भी इतना बताया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक गा रहा है, तो सब कुछ हो गया था, स्केल पे है, सारी चीजें ठीक है, तो उन्होंने कर दिया और रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद मिक्स मास्टर करके उन्होंने दिया। तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो नई चीज़ थी, पहली बार हो रही है, मुझे पता नहीं है, मिक्सिंग में नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम की, आवाज़ क्या पतली, ऑटो ट्यून, कुछ नहीं पता। अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस भी एक था जो मतलब
उससे भी सीखा मैंने कि हाँ, फिर बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें होती है, माइक से कितना दूर खड़ा होना पड़ता है, हाँ कितने डीबी पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे वो कॉलेज जाके सारी चीज़ें पता चली। बिल्कुल सही बात है। और ये जितने सब बाशिंदा बनते हैं ना, ये एक जर्नी है बेसिकली एक आर्टिस्ट की। जब तक आप मैच्योर होते हो मतलब आर्ट को लेकर, ये एक जर्नी है ना जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, रिकॉर्ड कैसे करना है खुद को, कितने ऊपर से डब्स देने हैं, कितना सारी ये सारी बिल्कुल चीज़ें आप बिल्कुल, धीरे धीरे सीखते हो ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। है ना। अच्छा, ये एक चलो आपकी म्यूजिक की जर्नी तो समझ आई कि हाँ भाई नाउ यू आर मैच्योर, मतलब अब तो आप म्यूजिकली मैच्योर हो। आपके मैंने वो गाना देखा गैंगस्टर वाला, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा सुन के वो चीज़। और बीच में कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूजिक, जो कि मैं किसी भी म्यूजिक वाले बंदे से बात कर लूँ, पता नहीं हमारी इंडस्ट्री में खोट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। हम भी चोटें खा के बैठे हुए हैं, हर कोई जिससे भी बात कर लो सब चोटें खा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपके भी कुछ ना कुछ रहे होंगे इस 10 साल के अंदर। बहुत रहे हैं भाई। देखो, म्यूजिक जर्नी जब स्टार्ट होती है, सबसे पहली चीज़ होती है, आपको नॉलेज नहीं होती ना जिन चीज़ों की, तो आप चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो शूट हो, अब आपको नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग का मार्केट में क्या प्राइस है। आप रिकॉर्डिंग कराने जाओगे, कोई बंदा 5,000 में कर रहा है, कोई 10 में कर रहा है, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। सही बात। तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैंने गाने रिकॉर्ड कराए हैं, बंदे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम नॉलेज नहीं है, तो हम भी कराने के चक्कर में, नॉलेज नहीं है तो ठीक है भाई ले। ऐसे ही वीडियो के टाइम पे भी होता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे, लेकिन वही काम पता चल रहा है बाद में कि इतने कम में हो सकता था। तो वो चीज़ें भी बहुत हुई है। प्लस म्यूजिक से एक चीज़ और हुई है कि जब मैं 2014 में स्टार्ट किया था, उस टाइम ऑडियो डालता था मैं, तो उस टाइम वेबसाइट चलती थी मिस्टर जट, pagalworld.com, इन पे मैं गाने डलवाता था। तो मेरे गाने अभी भी हैं उन पे। तो एक गाना मेरा ओ मेरी जाना करके निकाला था मैंने, लव सॉन्ग था वो। तो उसके थ्रू मेरे 2-3 कनेक्शन ऐसे बने थे जो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर है निट जी, वो मुझे उस गाने के थ्रू मिला था। उसने वो कहीं गाना सुना था, उसका फेसबुक पे मैसेज आया कि भाई आपका गाना सुना है, एक बार मिलते हैं। वो मेरे से मिलने आया था, और तब से हम आज तक जुड़े हुए हैं। 10 साल हो गए मेरे ऑलमोस्ट म्यूजिक गानों के उसी ने किए हुए हैं। अच्छा, 90-80% म्यूजिक वही कर रहा है, और अभी इन फ्यूचर भी काफ़ी सारे गाने हमारे आ रहे हैं, ट्रैक्स। और साथ में अब उसके साथ एक कोलैब भी आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया तो एक कोलैब भी है हमारा जिसमें वो रैप करेगा। तो उससे ये रहा कि कनेक्शन भी बने लोगों से, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जब मैंने सीख ली ये चीज़ें, जब मुझे पता चल गया कि म्यूज़िक क्या होता है, मैंने फिर अपना स्टूडियो भी ओपन किया। तो मैंने खुद काम करना शुरू किया, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो काफ़ी लोग अभी ऐसे हैं मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि इसका स्टूडियो है, तो वो वैसे मेरे साथ ऐसे ही हाई हेल्लो होता जब से लेकिन स्टूडियो हुआ है, थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ लालच में, समझ गया, हाँ, कि ये भाई हमारा गाना रिकॉर्ड कर दे, इसके थ्रू हमारा काम निकल जाए। अभी भी बहुत बंदे हैं, मुझे साइफर में भी जाता हूँ, मतलब सपोर्टिव बंदे हैं, बहुत है, अच्छे हैं सारे। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं वो अभी भी सोचते हैं कि अरे भाई गाना रिकॉर्ड कर देना, और उन्हें गाने के पैसे भी नहीं देने, रिकॉर्डिंग भी करानी है। तो वो वाली चीज़ें भी हैं अभी, जो बंदे करते हैं कि भाई हमारा गाना कर दो रिकॉर्ड। अगर फ्री में मैं करने बैठूंगा, मैंने इतने इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं, वो चीज़ नहीं समझते कि बंदा मेहनत करेगा, सही बात उस पर, लेकिन वही चीज़ है। और इसी दौरान बीच में कुछ आपने डिसविस भी निकाले हैं भाई? जब एक्सपीरियंसेस की बात हो ही रही है, रिसेंट में एक डिस आया था जो वन आई के ऊपर मैंने निकाला और था, बड़ा अच्छा खासा रिस्पांस आया उसके ऊपर। उस पर रेस्पॉन्स भी अच्छा आया। प्लस क्या था कि देखो, वो भी यही चीज़ हुई मेरे साथ जो आपने बोला कि आपके साथ इतने टाइम से आप म्यूजिक कर रहे हो, कि सबके साथ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। करेक्ट। तो उसमें ये था कि जो वन आई आर्टिस्ट था, वो मुझे जब मिला था, उस टाइम उसकी रील्स वगैरह वायरल हो रही थी, वो भी अच्छा चल रहा था। तो उसने मुझे बोला था कि साथ में गाना करते हैं। साथ में गाना किया, उसको मैंने मतलब छोटे भाई की तरह सपोर्ट किया। हालांकि वो जब दिल्ली में था, उसकी आईडी वगैरह मैनेज करना सब कुछ हमने संभाला, उसको सपोर्ट किया, उसके गाने भी रिकॉर्ड किए। अच्छा। एक उसका अनरिलीज ट्रैक अभी भी मेरे पास पड़ा है, उसने रिकॉर्ड किया था, उसने निकाला नहीं। एक मेरे साथ जब उसका गाना हमने रिलीज किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उसके साथ था तब तक वो मुझे बड़ा भाई भी बोलता था, सारी चीज़ मतलब बहुत वो करता था। उसके बाद धीरे धीरे उसे बड़े आर्टिस्ट के पास चला गया, चंडीगढ़ में गैरी सिंधु के पास हो गया। अच्छा। उसके साथ उसका गाना आया।
तो वहाँ पे उसको शायद साइन कर लिया, उसका एग्रीमेंट क्या हुआ मुझे नहीं पता इतना। तो उसके बाद जब वो वहाँ चला गया तो वो अपना पुराना टाइम भूल गया कि बंदे ने इतना सपोर्ट किया तुझे, तेरे बुरे वक्त में साथ दिया। उसकी आईडी तक खराब हो गई थी, उसके जो फॉलोअर्स इतने ग्रो करे हैं, वो उसकी आईडी खराब हुई थी। हमने मेल डाल डाल के 3 दिन तक लगातार मेल डाले उस पर, तब उसकी रिपोर्ट लगी हुई थी उसकी आईडियो पे। तो वो सही करा के उसके फॉलोअर्स भी ग्रो कराए, व्यूज़ वगैरह सब, मतलब हमारे सामने ही सब कुछ हुआ। लेकिन वो बंदा वहाँ जाके भूल गया सारी चीज़ें कि भाई क्या हुआ कैसे नहीं। उसके बाद उसके साथ जो मेरा गाना था वो हमने रिलीज़ किया। वो गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में आ गया था भाई। अच्छा। 3-4 दिन में 2200 रील हो गई थी और ट्रेंड में आने लगा था, रीलें बनने स्टार्ट हो गई थी। उस बंदे ने जब गाना निकाला, हमने वो ना वो शेयर किया, कुछ नहीं किया, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं था उसका, क्योंकि वो चंडीगढ़ जा चुका था और वहाँ पे वो अपने हिसाब से चल रहा था। वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था मेरे से। मैंने बात करने की कोशिश भी की, फ़ोन वगैरह उसने चेंज कर लिया नंबर, इंस्टा पे बात की तो वहाँ पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, जब गाना रिलीज हो गया, ना शेयर किया ना कुछ। मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि चलो नहीं किया, मेरा पैसा लगा था गाने पे, सारी मेहनत में। तो ये वाला जो गाना था ये आप लोगों ने दोनों का कोलैब था? कोलैब था। तो आपने रिलीज करा ये गाना? मैंने अपने चैनल से रिलीज किया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने ना शेयर किया कुछ किया। उसके बाद जब उसे दिखने लगा वो ट्रेंड पे आ रहा है, धीरे धीरे गाना चल रहा है, उन्होंने क्या किया, उसको क्लेम कर दिया कॉपीराइट लगा के। जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थे सब पे गाना डिलीट हो गया। तो जैसे ही मेरे पास मेल आया, मैंने देखा गाना डिलीट हो गया है, तो मैंने उससे कांटेक्ट भी किया कि भाई क्या कर रहा है, क्यों डिलीट कर रहा है। तो वो इनडायरेक्टली उसकी आईडी से, उसको जो भी मैनेज कर रहे थे उस टाइम बंदे, उन्होंने मैसेज किया कि भाई आप ये गाना नहीं डाल सकते, या तो आप एनओसी वगैरह साइन करो, या ऐसे नहीं डलेगा। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे, या तो हमें पैसे दे दे, तूने इसके साथ कोलैब किया है, या गाना डिलीट कर। ये गैरी संधू की टीम हाँ की तरफ से? अच्छा, उनकी टीम, मतलब उनके लेवल की तरफ से। हाँ। तो मैंने उन्हें बोला देखो भाई, जब ये मेरे साथ काम कर रहा था तब ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था ना, ये आपने साइन किया था ना कुछ, और वो ट्रैक मेरे साथ ये पहले कर चुका था, तो मैं किस बात का पैसा दूं। दूसरा, इसने खुद मुझे अप्रोच किया था कि मेरे साथ कोलैब कर, मैंने इससे नहीं बोला एक भी बार। तो उसके बाद उस बंदे ने वो गाना डिलीट करवाया, तो मैंने उन्हें बोला भी कि भाई क्यों कर रहे हो, उन्होंने नहीं सुनी, डिलीट किया। फिर जब मेरे पास मेल आया तो मैंने, जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो थी, यूट्यूब पे उन्होंने क्लेम नहीं किया। अच्छा। तो वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी कि वो उस पर भी क्लेम लगाएंगे तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगेगी, खाली पीली ख़राब होगा चैनल। मैंने फिर क्या सोचा कि उनसे बात की तो वो एग्री नहीं थे। अब गाने का अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों को पसंद भी आ रहा था, और वो मेरा खुद का भी एक फेवरेट गानों में से एक था। तो मैंने सोचा इसको दोबारा क्रिएट करूँगा। उसका रैप हटा के मैंने उसमें अपना रैप ऐड किया। फिर उसको अभी दोबारा से, वो अभी 4-5 दिन हो गए हैं रिलीज़ किया है। तो अभी जब रिलीज़ भी कर रहा था, अभी दोबारा फिर से थोड़ा पंगा हुआ था। अच्छा। तो जब मैं ऑडियो अपलोड किया, मैंने जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थे उन्होंने पहले वाले ऑडियो पे कॉपीराइट लगाया हुआ था। तो अब जब नया मैं अपलोड कर रहा था तो उसका म्यूजिक सेम था, तो इस वजह से उस पर कॉपीराइट आ रहा था। जितने भी स्टोर थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, वो सब रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले वाले पे क्लेम था। मेरे पास मैसेज आता है कि या तो आप वो क्लेम हटवाओ या फिर म्यूजिक चेंज करके डालो। मैंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया, जो उसकी आईडी वगैरह मैनेज कर रहे हैं, नीतीश राणा करके कोई बंदा था, उनका नंबर भी, उनसे मेरी बात हुई काफ़ी। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला भाई आपकी वजह से ऐसे ऐसे मेरे गाने पे क्लेम आ रहा है, मैं गाना नहीं डाल पा रहा हूँ, आप हटा दो। क्योंकि अब वन आई से तो कोई उसमें वही नहीं है, मैंने अपना रैप कर दिया उसमें, ना उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है उसमें। तो पहले तो उन्होंने बोला देखते हैं, ये वो 1-2 दिन ऐसे ही बात चली। फिर बोले कि भाई आपने उसे डिस किया था, वो डिलीट करो। मतलब मेरे से नई नई डिमांड रखने लगे कि ये वो गाना हटाओ, तब हटाएंगे हम क्लेम भी। मैंने उनकी उसके लिए भी ये भी बोला चलो कोई नहीं, मैं उसका वो वीडियो वगैरह प्राइवेट कर दूंगा, हटा दूंगा, अगर तुम्हें उससे दिक्कत है भाई, बट मेरा गाने का क्लेम हटा दो। फिर बोले कल हटेगा, परसों हटेगा, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, नहीं हटाया। फिर इस बीच में साइफर में जैसे मैं जाता हूँ, वन आई का एक फ्रेंड है, उसकी वन आई से बात होती है। तो उस दिन वन आई से उसकी बात हो रही थी कॉल पे, तो उसने बोला वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो वन आई ने मेरे से बात भी की। तो वन आई बोल रहा भाई ये वो है, तो सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी। तो वो मेरे को सॉरी भी बोल रहा उस चीज़ के लिए, चलो भाई जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं आपका क्लेम हटवा देता हूँ। मेरे को लगा चलो हटवा देगा, बात हो गई। उसके बाद भी उन्होंने क्लेम नहीं हटाया। फिर इन द एंड मुझे लास्ट में क्या करना पड़ा, गाने का म्यूजिक चेंज किया, और उसके बाद वो अपलोड किया।
और तब वो गाना जाके रिलीज हुआ, वरना उनके भरोसे रहता तो वो रिलीज ही नहीं हो पाता। और ये कौन से गाने की बात कर रहे हो आप? मैं गैंगस्टर गाने की बात कर रहा जो हूँ, आपका अभी अभी आया है? अभी रिसेंट में आया है। ओके, तो उसका आपने पूरा म्यूजिक चेंज करा है? म्यूजिक चेंज किया है। ओके। तो मतलब मेहनत करनी पड़ी दोबारा, मतलब इससे ये पता चलता है अब वो एक बड़े आर्टिस्ट होके छोटे आर्टिस्टों को दबाते हैं। इस फील्ड में ये चीज़ बहुत होती है कि बड़ा आर्टिस्ट कभी नहीं चाहता कि छोटा आर्टिस्ट उठे। हाँ। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं। अब जैसे गैरी सिंधु ने उसको अपने पास बुलाया, उनको एग्रीमेंट करा, उसको खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं का फायदा है, वो हाँ। उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उसके पेज से वो अभी भी जैसे गेमिंग ऐप हो गए, ट्रेडिंग ऐप हो गए, उसका ऐड वगैरह कर रहे हैं। उसको इतनी नॉलेज नहीं है बंदे को, उसके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं। वो अगर लाख कमाते होंगे तो उसे मुश्किल से 10,000 भी नहीं देते होंगे। हाँ। ये चीजें हमें पता चली है उसके बिजनेस दोस्तों के थ्रू। बेसिकली। हाँ। वो बता रहा था कि इसके साथ क्या चल रहा है अभी, तो सारी चीजें। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी पता चली है मुझे, जो गैरी सिंधु के साथ जी खान करके एक आर्टिस्ट है, वो उनके साथ काम करते थे, अभी वो भी अलग हो गए, उनकी आपस में अनबन हो गई है किसी इसी चीज को लेके, वनाई के। वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता उसके बारे में, पर उसके फ्रेंड ने बताया मुझे ये चीज। तो मेरा ये कहना है कि चलो तुम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये नहीं है कि तुम दूसरे आर्टिस्ट को दबाओ। और अगर इतनी ही सिंपैथी तुम्हें दिखानी थी तो भाई चलो, तुम्हें पता है उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों का ऑपरेशन करा देते। उसकी आंख भी तो लगती है आजकल। इतना ही अच्छा बन रहे हो, उसको दिखा रहे हो कि हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो भाई लॉन्च कर रहे हो। पहले उसका गाना मेरे साथ था, मेरे साथ सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो दिखाया जा रहा है कि गैरी सिंधु ने उसे लॉन्च किया है। तो इस फील्ड में भाई यही चीज़ होती है कि सपोर्टिव बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर आपसे किलसने वाले मिलेंगे, जलते हैं लोग। हाँ, ये तो है। और मतलब जैसे मुझे नहीं पता ये बात कैसे जाएगी आगे, आई डोंट नो, बट ये मेरा ऐसा मानना है कि सिंपैथी और आर्ट दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो सिंपैथी को आर्ट से जोड़ना, आई डोंट नो, मतलब फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो स्किल में बहुत अच्छे होंगे बट दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम भी देखते हैं लोगों को, साइफर्स वगैरह में भी बहुत लोग मिलते हैं ऐसे। बिल्कुल। चलो वो एक अलग बात हो गई, बहुत बढ़िया। तो जो आपने डिस निकाला था, डिस का रिस्पॉन्स बढ़िया था। डिस्का बहुत अच्छा है, अभी भी उस पर रेगुलर डेली उस पर 300 400 500 व्यूज बढ़ रहे हैं। और मैंने देखा पूरी कहानी लिखी है उसके अंदर आपने। बिल्कुल, एक एक चीज सच है भाई उसमें, क्योंकि आप बीती है। बिल्कुल। है ना? जब आपके साथ बुरा होता है तो वो चीजें निकलती हैं। हाँ। उसमें गालियां भी हैं, तो जब आपके साथ कोई बुरा करेगा तो गाली निकलती है दिल से। सही बात है। वो जो एक्सपीरियंस था उससे कुछ सीखने को मिला होगा भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। एक तो सबसे बड़ी चीज कि मैं यही कहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो तो भाई एग्रीमेंट के साथ करो, चाहे वो आपका कितना ही खास दोस्त हो या कितना भी क्लोज हो। क्योंकि एग्रीमेंट अगर रहेगा तो उस बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो। जैसे उसने क्लेम किया, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं था कि जिस बेसिस पे मैं वो क्लेम हटाता। बहुत सही। तो जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए यही चीज़ कहूँगा भाई, मार्केट में आप किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करो, चाहे वो म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या कोई भी इस फील्ड का बंदा हो, आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट करो ताकि आप सिक्योर रहो, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। और चलो ये तो म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया ज्ञान, म्यूज़िक की बहुत सारी बातें कर ली। अब थोड़ा सा लाइफ की तरफ चलते हैं। जीवन में भी कोई ज्ञान मिले होंगे, मतलब क्योंकि मेरे को पता लगा है कि आपने मतलब बीच में मोहब्बत में थे और उसके बाद जो है थोड़ा म्यूज़िक से ध्यान हट गया, है ना, और फिर वापस से अब दोबारा जो है म्यूज़िक में वो करा। बिल्कुल भाई, देखो एक जनरेशन जो आजकल चल रही है, वो आजकल बंदे आस्की में पड़े हुए हैं, रिलेशन में आए हुए हैं। तो बहुत बंदे ऐसे हैं कि अपना कैरियर छोड़ के उस चीज़ पे लग जाते हैं और उसके बाद में वो चीज़ उन्हें रियलाइज़ होती है। तो मैं यही कहूँगा भाई, ये जो आस्की वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें साइड में रखो। वो सबकी अपनी लाइफ है, देखो जिसको जो करना है वो करे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस है किसी चीज़ पे, चाहे वो म्यूजिक हो या आप किसी भी चीज़ में आर्टिस्ट हो, चाहे वो डांसर हो या फिर वोकलिस्ट हो, कोई भी हो, मैं ये बोलूँगा कि अपने पहले कैरियर पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल रहोगे तो ये सब चीज़ें आपको बाद में भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर उसके चक्कर में आप अपनी आर्ट से भटक रहे हो तो फिर आप उसमें सक्सेस भी नहीं हो पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट रहेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी नशों में पड़े हुए हैं आजकल। बहुत सारे रैपर ऐसे हैं जो गांजा फूक रहे हैं,
उनको एक वो लत लगी हुई है कि हाँ हम फूकेंगे नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लिखने वाला बिना फूके भी लिखता है। वो सबकी अपनी एक थिंकिंग है, लेकिन उस चीज में इतना मत पड़ो कि तुम्हें कल को तुम्हारी आर्ट में उसकी वजह से रुकावट आए। अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लो, हनी पाजी हैं, सही, वो बीच में उनको भी वही उन्होंने बताया कि नशे वाली चीजें हो गई थी, वो उस चीज से बाहर आए हैं और वो बाहर आने के बाद सबको यही सजेशन दे रहे हैं कि भाई वो चीजें मत करो, सूखा नशा मत करो। आज भी वही यही चीज बोल रहे हैं। तो भाई अपने कैरियर पे फोकस करो, जिससे कि तुम कुछ बन सको, जो तुमने सपने देखे हैं, या अगर तुमने एक टारगेट रखा हुआ है कि मुझे ये अचीव करना है, तो अगर फोकस करोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर ये आस्की में लग जाओगे या नशे में घुसोगे तो भाई तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत सही बात बोली है इन्होंने। पर बात ये है कि इन्होंने तो सही बोला और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है, और इंसान को समझ भी तभी आता है कि जब उसका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे मालूम है कोई समझेगा नहीं इस बात को, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भाई अपनी चोटें खा के उसके बाद समझेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है ना। अब थोड़ा सा हम आएंगे, आप हसल के ऑडिशन में गए थे। बिल्कुल भाई। क्या जर्नी रही वहाँ की? भाई हसल के ऑडिशन हुए थे, अभी दिल्ली में हुए थे। तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट थे, सिलेक्टेड आर्टिस्ट को वहाँ पे बुलाया गया था। हमारे पास मेल आया था, फिर उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि आपका ऑडिशन है। और अच्छा, आप भी बैकडोर एंट्री थे? क्योंकि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ऑडिशंस इस तरीके, जितनी मेरे को नॉलेज है, कि अगर कोई आर्टिस्ट जो फॉलोइंग लेके बैठा हुआ है थोड़ी बहुत, उनको डायरेक्ट इनवाइट्स आए हैं, और बाकी जो पब्लिकली चला है वो तो चलो चला ही है, वो ऑनलाइन ऑप्शन था उनके पास। बाकी कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो डायरेक्ट उन्हें बुलाया गया। तो वहाँ पे जब ऑडिशन देने हम गए, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की और काफ़ी सारी चीज़ सीखने को भी मिली। तो वहाँ पे जब हम गए, काफ़ी सारे तो ऐसे आर्टिस्ट मिले जो पहले से नोन थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे वहाँ पे। वो कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जो इस फील्ड में पहले से कर रहे हैं, लेबल पे काम किया हुआ है उन्होंने, अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया हुआ है उन्होंने। तो वो आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए थे ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ पे जब ऑडिशन हो रहे थे, सब ऑडिशन दे रहे थे, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हमने देखे जिन बंदों को मतलब वो फ्री स्टाइल कर रहे हैं, प्रैक्टिस जब चल रही थी, तो जब वो गा रहे हैं बंदे, मतलब पीछे बैठ के हंस रहे हैं, मजाक बना रहे थे। और एक दो बंदे उसमें से अभी हसल में भी आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ऐसे, बट हमने देखा और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा भी हसल के अंदर चला जाएगा। और कुछ ऐसे थे जिनसे हमें उम्मीद थी, हम देख रहे थे कि यार ये आर्टिस्ट काम कर रहा है और उसके फ्लो, मतलब उसकी लिरिक्स वगैरह से लेके सब कुछ इतना अच्छा था, वो जा नहीं पाए। तो ये चीज़ देखी कि अभी पर्सनल तो मुझे बहुत ज़्यादा गहराई में ये चीज़ नहीं पता पीछे से क्या होता है, उन्हें कैसे लेके आगे गए। कोई बोलता है भाई पैसे लेके गए हैं, कोई कुछ बोलता है कि कोई सपोर्ट से गया है, पीछे से ये उसका दोस्त था। क्योंकि एक दो ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो जज हैं, उनके भी फ्रेंड हैं, जो अभी टीम लीडर बने हुए हैं, उनके फ्रेंड भी आए हैं। कुछ ऐसे थे जिनकी पीछे से फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, ऐसे आर्टिस्ट भी आए हैं। कुछ ऐसे थे जो वायरल चल रहे थे, हो सकता है वो इस वजह से लेके आए हो कि ऑलरेडी ये वायरल है, हाइप में है, तो इन्हें लाते हैं तो थोड़ा शो में और हाइप मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सुनने में आई। बाकी अपना फाइनल राउंड क्लियर हो गया था, उसके बाद टीवी राउंड के लिए बोला गया था कि आपके पास कॉल आ जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हो। ऐसा हम कुछ आर्टिस्ट थे जिन्हें बोला गया था, लेकिन हमारे पास जितने मेरे साथ कांटेक्ट में थे, किसी के पास कॉल नहीं आया और आगे कोई भी नहीं गया उनमें से। ओके। हसल के ऊपर अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, रोहन करेप्पा और हसल की, है ना। और उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक वीडियो मेरे माइंड में है जिसके अंदर वो भी कवर करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है ऐसा कि शो के ऊपर उंगलियां बहुत पहले से उठ रही हैं, मतलब इन एंड आउट कुछ ना कुछ रिलेटेड। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट ईयर जो विनर रहा है उदय, वो मेरा जूनियर है, वो मेरे कॉलेज से ही सेम कोर्स कर रहा है। अभी भी उसका कोर्स चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, शायद अब 2024 में कंप्लीट होगा। हाँ, ओके। सो मतलब उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो माइंड में है और वो शायद उतारनी है सामने। ओके। और बाकी कोलैबोरेशंस वगैरह अपकमिंग में 2025 कैसा सोचा अपना? 2025 के लिए बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करने की सोच रहा हूँ। लाइक जो मैं अभी फ्लो कर रहा हूँ उससे कुछ अलग, कुछ गाने भी डिफरेंट जोनर के लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा ये है कि मेरे कोलैब भी आ रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे पहले से
जिनके साथ काफ़ी टाइम से हमारी चल रहा था डिस्कशन, बट वो कोलैब अब आएंगे जाके। काफ़ी सालों से हम ट्राई कर रहे थे, बट टाइम की वजह से कभी उसका कभी मेरा कुछ ना कुछ इशू था, बट अभी चल रहे हैं कोलैबोरेशन। बाकी ये फाजलपुरिया भैया हैं, उनसे एक बार मैं मिला था, तो अभी हो सकता है उनके साथ भी इन फ्यूचर अपना कुछ आए, उनके लिए कुछ मैं लिखूं। उन्होंने बोला था मुझे कि कुछ लिखना, तो अभी उनके लिए भी ट्राई करूंगा कुछ लिखूं, और हो सकता है फ्यूचर उनके साथ भी कुछ करने को मिले। बाकी हसल में नैज करके आया था, मुंबई से आर्टिस्ट है नैज। हाँ। तो जब वो हसल में नहीं आया था, उससे पहले उसके साथ मेरा कोलैबोरेशन का हमारा डिस्कशन हुआ था। हमारा कोलैब की बात भी हो गई थी, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मैं भी बिजी था, वो भी। तो हमारा ये था कि करूँगा मैं, बट उस टाइम वो हो नहीं पाया। उस बीच में फिर वो हसल में आया, हसल में आया, टॉप 3 में भी गया, वो टॉप 3 में था। और उसके बाद जब वो हसल से बाहर आ गए थे सारी चीज़ें, मैंने दोबारा कांटेक्ट भी किया था, तो अभी हमारी बात हुई थी दोबारा। बस उसने थोड़े अपने टर्म एंड कंडीशन बताए थे थोड़े, तो उसके बाद हो सकता है उसके साथ भी कोलैब आए मेरा। तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहता है। ओके, आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, अगर मतलब खुद के टेस्ट की बात करें कि यार मेरे को इसमें ज़्यादा मैं वाइब करता हूँ? देखो, सबसे ज़्यादा तो मेरा जो फील है, मैं गैंगस्टर रैप हो गए, अच्छा। हिप हॉप और गैंगस्टर, हाँ। वो मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही रहा है, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा वैसा ही माहौल है। हाँ। तो स्टार्टिंग में जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो माइंड में वही सब चीज़ें आती है, गैंगस्टर वाली। हाँ, तो कुछ होते हुए देखा है वैसे ऐसा, मतलब? मैं बहुत चीज़ें देखी है, मेरा गांव साइड में लड़ाई झगड़ों में रहा हूँ शुरू से। हाँ। मतलब मैं नहीं रहा हूँ, मैंने देखे हैं वो चीज़ें। हाँ। तो माइंड में वो चीज़ें आती है, मार काट, लड़ाई झगड़े, मर्डर हो गया उसका, ये हो गया, ये सब चीज़ें देख के तो माइंड में लिरिक्स में भी वही चीज़ें आती हैं अभी। हाँ, मतलब वही चीज़ है जो जितनी ऑब्जर्वेशन बचपन से करी है सारी चीज़ों की। बिल्कुल। बाकी भाई आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गाने बना रहे हैं, मोस्टली आप देख रहे होंगे गानों में, हिप हॉप में गालियाँ वगैरह बहुत आ रही हैं। हाँ, मेरे भी 1-2 गानों में है। हम्म। तो आजकल वो चीज़ें भी हिप हॉप में चल रही है, वो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाली ही पसंद आ रही है, अच्छे कंटेंट भी पब्लिक बना रही है। और मेरा क्या है कि मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मैंने भाई जब कोरोना चल रहा था उस टाइम सब कुछ कर्फ्यू, वो लॉकडाउन लगा हुआ था मेरे ख्याल से। तो जब मैं घर पे था, मैंने एक गाना बनाया था कोरोना के ऊपर ही। तो मैंने कोरोना पे भी गाना बनाया, मैंने भोले बाबा पे, लोग बोलते हैं डिवोशनल गाना बनाओ, तो भोले बाबा पे भी गाना बनाया। उसके बाद मैंने जो बीच में डिस वगैरह आया था, टिकटॉक पे भी गाना बनाया। मैंने पॉलिटिशियन की बात करते हैं, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो हमारे इधर योगी जी, तो उनके लिए भी मैंने एक गाना बनाया। तो मैंने मोस्टली क्या देखा है कि वो तीनों गाने एक मतलब लोगों को एक मैसेज देने के लिए थे। लेकिन उन पे रेस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। हालांकि कंटेंट बहुत अच्छा था, वो प्यारा था, सारी चीज़ें एकदम बहुत क्लियर, सारी बातें अच्छी थी। बट वहीं मैंने एक गाना उसके बाद मैं बना रहा हूँ, थोड़ा उसमें 1-2 गाली और फंकी, थोड़ा सा मस्ती, उसमें लोगों को थोड़ा चटपटा मसाला, उस पे व्यूज आ रहे हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट होगा वो ये देखेगा कि तेरा कैसा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसके बाद वो उसी पे ज़्यादा फोकस करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा गैंगस्टर पे भी काम कर रहा हूँ। हालांकि अभी मेरे कुछ ट्रैक ऐसे भी हैं जो मैंने पहले नहीं किए, लाइक थोड़े मेलोडी टाइप गाने हो गए, थोड़े कमर्शियल पे भी काम कर रहा हूँ अभी। बाकी मेरा अभी एक गाना आ रहा है कमर्शियल ही है जो, और उसमें थोड़ा सा लाइक जैसे बहुत बंदे होते हैं गाड़ी में घूम रहे हैं यार दोस्त, तो उस बेसिस पे वो गाना बनाया हुआ है। आई होप वो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। और इसी चीज़ से होता है ना कि क्योंकि हम लोग भी ये सोचते हैं कि मतलब गानों में जैसे आज के टाइम पे गाली गलौच वगैरह है, ये वो है ना, बट अगर आप देखोगे, अगर आर्टिस्ट से आप पूछोगे तो वो हर आर्टिस्ट यही बोलेगा कि भाई जनता को सुनना ही वही है। बिल्कुल। किसी आप मैसेज वाले गाने को ज़्यादा, मेरे को व्यूज मिलेंगे या उसको ज़्यादा शेयर करोगे, उसको हाइप दोगे, तो मैं वो चीज़ करूँगा। बिल्कुल सही। लेकिन उस पर मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मैं क्यों बार बार उसमें फिर टाइम वेस्ट करूँगा। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। और गाली वाले गाने की जहाँ तक बात है, मैंने 2015 या 16 के आसपास एक गाना निकाला था। हनी सिंह का एक गाना आया था वॉल्यूम 2, सबने ही सुना होगा। हाँ, वॉल्यूम 1 आया। वॉल्यूम 1 आया था, सॉरी। मैंने वॉल्यूम 2 निकाला था। अच्छा। और वो गाना मेरे ख्याल से 4 दिन में 2 मिलियन व्यूज थे उस पे।
एक ऐसे ही फेक चैनल बना के यूट्यूब पे डाला था। तो वो किसी रीजन से मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गंदे गाने के थ्रू मैं अपनी पहचान बनाऊं या कुछ भी। अगर फेमस होना होता तो मैं उससे मुझे बहुत अच्छी हाइप मिल रही थी। और उसके बाद वो गाना मैंने डिलीट किया, तो उसके बाद भी वो लोगों ने अपने यूट्यूब चैनलों से डाला हुआ है। कम से कम अभी भी वो 10-15 चैनल पे गाना डाला हुआ है। अच्छा। जिन पे मिलियन में भी व्यूज़ हैं, लाखों में 8-8 लाख, 4-4, 5-5 लाख व्यूज़ हैं। आप किन आर्टिस्ट को सुनते हो? देखो, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। मैं स्टार्टिंग से तो देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो माफिया मुंडीर थी, मैंने सबको सुना है। हनी पाजी हो गए, बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू। उसके बाद अभी चल रहे हैं रागा, मुंहफाड़, डीजी मोर्टल, फाजलपुरिया हैं, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। सीधे मौत आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी इन सबको सुन रहा हूँ मैं। मेरे पास ये है कि मुझे जो भी सुनने को मिलता है, चाहे वो छोटे आर्टिस्ट का काम हो या बड़े का, कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि छोटे छोटे आर्टिस्ट है, वो अपने गाने भेजते हैं कि भाई सुनना, एक बार बताना कैसा लगा। तो मैं चाहे उस बंदे के 10 फॉलोअर हो, मैं उसका गाना जरूर सुनता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये देखता हूँ कि ये नया आर्टिस्ट है, ये क्या कर रहा है। उससे भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। बहुत सही बात कि इसने क्या यूनिक किया है। हो सकता है 4 लाइन उसने कुछ अच्छी बोली उसमें। तो इसलिए मैं सबके गाने सुनता हूँ। मैं पहले मैं बाहर का म्यूजिक बहुत सुनता था, इंग्लिश गाने सुनता था, हालांकि समझ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी सुनता था क्योंकि वो म्यूजिक वाइब देता था मुझे। तो आजकल यही हो रहा है कि आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग फ्लो कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ भाई, जितना हो सके आर्टिस्टों को सुनो, बट किसी को कॉपी मत करो कि उसको सुन रहे हो या तुम्हारा कोई आइडल है तो तुम उसके जैसा गा रहे हो। अपना कुछ यूनिक चीज़ लाओ, सुनो जरूर सबको, लेकिन अपना अलग एक पहचान बनाओ, अपना अलग कंटेंट लेके आओ। हाँ, बहुत सही बात है। और आपके फेवरेट एनी 3, मतलब इंडियन सीन में से देखें, कोई 3 ऐसे रैपर जो आपको अच्छे लगते हैं कि यार उनको सुन के मेरे को अच्छा लगता है? देखो, एक तो सबसे पहले तो हनी पाजी हैं। उन्हें मैं स्टार्टिंग से इंस्पायर हूँ उनसे, तो उनको तो सुनता ही हूँ, उनका कोई भी गाना आता है तो। और अगर अंडरग्राउंड की बात की जाए, हालांकि अब वो आर्टिस्ट भी मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अंडरग्राउंड रहा नहीं वो, अंडरग्राउंड नहीं रहा, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आते जा रहे हैं। जैसे अभी मैं रिसेंट में सीधे मौत को सुन रहा हूँ काफ़ी, और रागा हो गया, डीजी मॉर्टल हो गया। तो ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किंग भी है, किंग के भी गाने वाइब भी होते हैं। पैराडॉक्स, MC स्क्वायर हो गया। तो मतलब मैं सुनता सबको हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो नहीं है। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर कि मतलब दैट इज़ बेसिकली कि स्ट्रगल अस्त्रा, कि आपकी लाइफ का अभी तक जितना आपका जीवन बीता है उसके अंदर कोई ऐसी घटना घटी होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसके अंदर कि आपको बहुत लो फील हुआ होगा लाइफ के अंदर, बहुत लगा होगा ऐसा कि यार बड़ा डिफिकल्ट टाइम था वो, और फिर उससे आपने ऑब्वियसली खुद को संभाला होगा, संभालने के बाद अपने उसमें कम बैक किया होगा लाइफ में। तो कोई ऐसा आपका जो स्ट्रगल अस्त्रा रहा है लाइफ के लिए? देखो, एक तो सबसे पहले जो मैं जब स्कूल टाइम में था, मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग से थोड़ा वीक था। मतलब ये समझो कि 12th क्लास मैंने 3 बार में क्लियर की है। अच्छा। मतलब मेरी पहले कंपार्टमेंट आई, फिर रीकम्पार्टमेंट, फिर उसके बाद मैंने पहले मेरे पास कॉमर्स विद मैथ थी। उसके बाद मैंने साइंस साइड ली, और साइंस साइड से मैं पास आउट हुआ। मतलब मेरी एक चीज़ थी कि मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी कि पढ़ाई छोड़ दी। मैं लगा रहा, चाहे मेरे से, मतलब मुझे पता था मेरी कंपार्टमेंट आ रही है, मैं वीक हूँ, बट हार नहीं मानी। क्योंकि बेसिक आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में रहो आप, तो ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे भी थोड़े होने चाहिए। तो पहले मैंने 12th कंप्लीट की। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने फार्मेसी के लिए, मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन कराया। तो फार्मेसी कर रहा था मैं, 1 साल वहाँ पे मैंने किया, पढ़ाई मुझे समझ नहीं आई, वो कॉलेज मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था आर्ट फिल्म सिटी नोएडा म्यूज़िक। तो वहाँ पे थोड़े उतार चढ़ाव आए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो उस टाइम वही रिलेशन वाला जो फेस आता है, उस टाइम मैं म्यूज़िक सीख रहा था, लेकिन मेरा वो फोकस नहीं था, मतलब जो एक आर्टिस्ट का होना चाहिए। मैं मतलब रिलेशन में ज़्यादा ध्यान था, अपना म्यूज़िक छोड़ के गाने भी नहीं निकाले 5 साल, वरना 5 साल में अगर मैं रेगुलर काम करता तो शायद आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता। तो सबसे ज़्यादा फेस जो मैंने किया है वो 5 साल के बाद, जब मेरा रिलेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद जब वो चीज़ मुझे फील हुई कि
काश मैं उस टाइम पे म्यूजिक पे फोकस करता, ये लड़कीबाजी में ना पड़ता। सब समझाते थे उस टाइम, लेकिन किसी की बातें समझ नहीं आती। जब बंदा एक आशिकी में होता है ना, तो वही सब ऐसा लगता है कि ये पागल है, क्या बोल रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने अपने कैरियर पे फोकस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ठोकर खा के समझ आती है। तो उसके बाद से जब रिलेशन ख़त्म हुआ, तब से ही मैंने फिर थोड़ा, मैं 1-2 महीने थोड़ा मूड ऑफ रहा। थोड़ा जब बंदा डिप्रेशन हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं कम से कम 2 महीने अपने घर पे रहा हूँ। मतलब एक ही कमरे में रहता था, वहीं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, बैठा हूँ अकेले, खाना भी ढंग से नहीं खा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जब मैं 1-2 बार बाहर गया, दोस्तों ने बोला कि थोड़ा बाहर घूमा कर। फिर धीरे धीरे मैं खुलने लगा। फिर मैंने सोचा कि तूने जो अपना टाइम वेस्ट किया है, जो 5 साल बर्बाद किए हैं, अब वो चीज़ तुझे रिकवर करनी है। और उसके बाद से मैंने मेहनत करनी शुरू की, गाने लिखने शुरू किए, म्यूज़िक पे काम किया, वापस से ट्रैक्स निकालने शुरू किए। फिर उसके बाद रेस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा। काफ़ी लोग ऐसे थे जो मुझे बोलते थे कि भाई म्यूज़िक क्यों छोड़ा है तूने। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ पहले करता तो आज देख कितना ग्रो कर चुका होता। उस टाइम मेरे गाने जब वायरल हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि तब से ही तू आज करता तो शायद आज बहुत आगे जाता। तो वो चीज़ आज फील होती है कि अगर हम अपना कैरियर छोड़ के दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने कैरियर पे फोकस करो। तो तब से ही मैं गाने भी निकाल रहा हूँ रेगुलर। मैं ज़्यादा चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब म्यूज़िक को टाइम दे रहा हूँ और अपने कैरियर पे फोकस है अभी मेरा। तो मैं गानों पे ही काम कर रहा हूँ। एल्बम चल रही है, ईपी भी आ रही है, सिंगल ट्रैक्स भी आ रहे हैं, कोलैब भी आ रहे हैं। और जितनी हमारी अभी तक बात हुई है, मेरी जितनी भी अभी तक चौधरी साहब से बात हुई है, तो बहुत फोकस लग रहे हैं और ओरिएंटेड है एकदम कि हाँ भी मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सॉर्टेड है ना। बिल्कुल। यूथ के लिए कोई मैसेज? भाई यूथ के लिए यही मैसेज है। देखो, सबसे पहले तो जो रैप आर्टिस्ट है उनको मैं ये बोलूँगा, जो भी इस फील्ड में कर रहे हो भाई, सारी चीज़ें छोड़ के उसी चीज़ पे फोकस करो। अगर तुम्हें उस फील्ड में जाना है तो टाइम पास के लिए ये चीज़ मत करना। अगर तुम इस फील्ड में घुस रहे हो तो फिर इसी में घुस जाओ भाई, बाकी चीज़ें छोड़ दो। बाकी चीज़ें छोड़ दो इन द सेंस पढ़ाई पे भी फोकस करो। ये नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो उसके लिए या अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो। मतलब सारी चीज़ों पे फोकस करो, लेकिन अपना एक टारगेट बना लो कि तुझे इतने गाने निकालने हैं, तुझे ये काम करना है। अपना एक गोल सेट करो और उस पर फोकस करो। बाकी आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अपना कंटेंट डालो। इतने सारे छोटे छोटे शोज़ भी हो रहे हैं, कंपटीशन होते हैं जगह जगह, ओपन माइक हो रहे हैं भाई, उसमें जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। अपने गाने रिलीज करो, कमियां पता चलेंगी जब निकालोगे तो, क्योंकि जब तक उन्हें निकालोगे नहीं ना कमियां पता चलेगी, ना ये पता चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। बाकी इतनी सारी जो साइफर्स हो रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई जो भी आर्टिस्ट हो, जितने भी साइफर हो रहे हैं, जाओ उनमें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि भाई साइफर जो भी हो रहा है, वो जितने भी आर्टिस्ट आते हैं वो सब सपोर्टिव में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो रीले डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि लोगों की, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, रीलें वायरल हो रही हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट तक वो रील जब जाएगी तो हो सकता है वो तुमसे कांटेक्ट भी करे, इन फ्यूचर तुम्हें कुछ अच्छा स्कोप मिल जाए उसमें। तो सबसे पहले तो जितने भी ये साइफर गैंग चला रहे हैं, साइफर पेजेस हैं, FCT पॉप हो गया, लहर मूवमेंट हो गया, जमुना पार साइफर हो गया, दिल्ली रैप साइफर गैंग, एक काशी में चलता है काशी रैप साइफर, वो काफ़ी सारे पेज हैं। वो मतलब वहाँ काशी में रह के वो दिल्ली के आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सोचो। वो अपने पेज से उनकी रीलें डाल रहे हैं, कोलैब में डाल रहे हैं। मतलब सबको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही भाई करते रहो जितने भी आर्टिस्ट हैं। क्योंकि देखो, छोटा आर्टिस्ट जब होता है वो धीरे धीरे ही ग्रो करके बड़ा होता है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम कर रहे हैं मेहनत, कल को किसी का नहीं पता कौन ग्रो कर जाए या कौन आगे जाए। बहुत सही बात। इन्होंने ना पूरा का पूरा सारा समेट दिया, एक एक चीज़ जो है ना, जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी की सारी बता दी। एंड शाउट आउट, एंड सबको प्यार है भाई कि आप लोग जितना एफर्ट डाल रहे हो ना सीन के लिए, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, है ना। बिल्कुल भाई। कैसा लगा कॉन्वर्सेशन करके? भाई बहुत अच्छा लगा भाई। तो ये थे चोचो चौधरी, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत फोकस्ड हैं अपनी म्यूज़िक को लेकर, अपने आगे की जर्नी को लेकर। ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट आते रहेंगे और जो है उनसे बातचीत, उनके बारे में जानेंगे। चल पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बार बार मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है जी। इसी की एंड पे करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।
थैंक यू।